हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चैप्टर 4 जो कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें हम सेकंड टॉपिक कवर कर रहे हैं जो है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर पे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर. पुअर peasants and vagrant moved to the city in large numbers in search of jobs, waiting for work. As you will know, when there is plenty of labor, wages are low. Some industrialists had no problem of labor shortage or high wage cost. They did not want to introduce machine that got rid of human labor and required large capital investment. तो जब विक्टोरियन का टाइम था, तो विक्टोरियन के टाइम पे जो ब्रिटेन था, वहाँ पर जो लेबर की, मजदूरों की जो ज़रूरत थी, वो बहुत मजदूरों की बड़ी कमी हो रही थी। तो मजदूरों की कमी नहीं, उस टाइम पे मजदूरों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। नो शॉर्टेज ऑफ लेबर का लिखा है ना, तो मजदूरों की कोई कमी नहीं हुआ करती थी। जैसे गरीब किसान हो गए, जो वेग्रेंट्स हो गए, तो वो सिटी, बड़ी बड़ी सिटी में, बड़े पैमाने पे सिटियों में जाते थे नौकरी की तलाश में। तो वहाँ पे जो वो नौकरियों की तलाश में जाते थे, तो काम उनका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा था। जैसे आप जानते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मजदूर मिलते हैं, वहाँ पे जो मेहताना होता है मजदूर का, वो बड़ा कम होता है। तो बहुत सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके पास लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, या फिर ये नहीं था कि वो हाई मेहताना नहीं पे कर सकते, पर वो मशीन को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते थे। वो मशीन को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जो मजदूर हैं, और जो वो मजदूरों को नहीं हटाना चाहते थे, और वो जो कैपिटल लगता मशीनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जितना बड़ा कैपिटल लगता, मतलब पैसा लगता मशीनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो उस समय उस चीज़ पे पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते थे, ठीक। इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वो सीजनल। तो कई इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे जो लेबर की, मजदूरों की जो डिमांड थी, वो मौसम के अकॉर्डिंग थी। जैसे गैस वर्कर्स हो गए, जैसे गैस का काम हो गया, ब्रूवर्स का काम हो गया। तो यहाँ पे जो मजदूर थे, वो ठंडियों के टाइम पे ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय ब्रूवरिंग की या गैस वर्क की डिमांड जो थी, वो ज़्यादा हुआ करती थी। बुक बाइंडर्स एंड प्रिंटर्स केटरिंग टू क्रिसमस डिमांड्स। तो जो बुक बाइंडर्स थे, जो प्रिंटर्स थे, उनकी डिमांड क्रिसमस के टाइम पे होती थी, ठीक है, दिसंबर में। एंड जो वाटर फ्रंट थे, एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज दैट टाइम। अगर हम वाटर फ्रंट की बात करें, मतलब विंटर वो समय होता था जब शिप की रिपेयरिंग होती थी, तो उस टाइम पे भी मजदूरों की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इन ऑल सच इंडस्ट्रीज वे प्रोडक्शन फ्लक्चुएटेड विद द सीजन, इंडस्ट्रियलिस्ट यूजुअली प्रेफर हैंड लेबर एम्प्लॉइंग वर्कर्स फॉर द सीजन। तो मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज थे जहाँ पे जो प्रोडक्शन था, वो सीजन के अकॉर्डिंग होता था, सीजन के मौसम के अनुसार होता था। तो वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो हैंड लेबर यानी कि ह्यूमन लेबर को प्रेफर करते थे, मजदूरों को प्रेफर करते थे, ठीक है। और उनको सिर्फ तभी जॉब देते थे जब नौकरी का सीजन होता था, जब उनकी इंडस्ट्री में काम करने का टाइम होता था, तो वो उसी समय वर्कर्स को जॉब देते थे। तो ये जो वर्कर्स थे, ये सीजन के अकॉर्डिंग वर्क करते थे। A range of product could be produced only with हैंड लेबर। तो कुछ जो प्रोडक्ट थे, वो सिर्फ हैंड लेबर के द्वारा ही प्रोड्यूस होते थे। मशीन वे ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज गुड फॉर मास market, but the demand in the market was often for good with intricate design and specific shape. तो जो मशीन थी, वो ज़्यादातर यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती थी, वो भी स्टैंडर्डाइज गुड्स यूनिफॉर्म प्रोड्यूस करने के लिए की जाती थी बड़े मार्केट के लिए, ठीक है। लेकिन जो डिमांड थी मार्केट में, वो ज़्यादातर ऐसे गुड्स के लिए होती थी जो कि स्पेसिफिक डिज़ाइन के होते थे, जो कि स्पेसिफिक शेप्स के हुआ करते थे, ठीक है। तो यानी अब इन सब चीज़ों के लिए तो हैंड लेबर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मशीन जो है वो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि अपने
जो यूनिफॉर्म नेचर में होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, यानी कि उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। In mid 19th century, Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skill, not mechanical technology. तो मिड 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में कम से कम 500 वैरायटी के हैमर्स, हथौड़े बनाए गए और 45 काइंड्स के कुल्हाड़ी बनाई गई। तो ये चीज सिर्फ एक ह्यूमन स्किल ही कर सकती थी, कोई मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की बस की बात नहीं थी, ठीक। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द अरिस्टोक्रेट्स एंड द बारोक्रेसीज प्रेफर थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। तो मतलब जब विक्टोरियन ब्रिटेन, यानी विक्टोरियन ब्रिटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय राजा रजवाड़ों का शासन चल रहा था, क्वीन विक्टोरिया का शासन चल रहा था ब्रिटेन में, इसलिए उसको विक्टोरियन ब्रिटेन कहा गया था। तो वहाँ पे जो अपर क्लास थे, जो राजा थे, जो ऊंचे नोबलिस्ट थे, वो ज़्यादातर ऐसे सामान को प्रेफर करते थे, ऐसे सामान को तवज्जो देते थे जो हाथों से बनाए गए हैं। तो हैंडमेड जो प्रोडक्ट थे वो इस बात को सिंबलाइज या इस बात को चिन्हांकित करते थे, रिफाइनमेंट और क्लास को चिन्हांकित करते थे कि मतलब किसी के पास कोई हैंडमेड प्रोडक्ट है तो इसका मतलब है कि वो बड़ी ही अच्छी क्लास से बिलोंग करता है, वो पर्टिकुलर इंसान बड़ी अच्छी क्लास से बिलोंग करता है, क्योंकि वो सिंबलाइज्ड था कि भाई हैंडमेड चीज़ है तो मतलब ये ऊंचे क्लास के लोग हैं इसलिए इनके पास हैंडमेड चीज़ है। दे वर बेटर फिनिश्ड। अब हैंडमेड प्रोडक्ट ये ऊंची क्लास के लोग क्यों प्रेफर करते थे? क्योंकि उनकी जो फिनिशिंग होती थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी और एक इंसान इंडिविजुअली इस चीज़ को इंडिविजुअली प्रोड्यूस किया जाता था और ये जो प्रोडक्ट है उसको बड़ी केयरफुली डिज़ाइन किया जाता था, बड़ी ही सावधानी से उसको बनाया जाता था। और जो मशीन मेड गुड्स होते हैं वो ज़्यादातर कॉलोनीज को एक्सपोर्ट कर दिए जाते थे। In countries with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. This was the case in the 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hand. तो कई ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे मजदूरों की कमी होती थी, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट मशीन पावर को यूज़ करने वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट मशीन पावर यूज़ करने लगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ताकि जो वहाँ पे जो ह्यूमन यानी कि मजदूरों की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, उसको कम किया जा सके। और ये जो केस था ये 19th सेंचुरी के अमेरिका का केस है जहाँ पे मजदूरों की कमी थी, लेकिन ब्रिटेन में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, उनको बड़ी इजीली मजदूर मिल जाते थे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है है लाइफ ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्करों की क्या जिंदगी थी। नाउ abundance of labor in the market affected the lives of workers as news of possible job travel to countryside, hundreds tramped to the city। तो मतलब जो लेबर का अबंडेंस था मार्केट में जो भरमार थी मजदूरों की मार्केट में, कहीं ना कहीं मजदूरों की जिंदगी पर अफेक्ट कर रही थी। जैसे ही किसी जॉब की जैसे कि भाई कहीं नौकरी खाली है, ये गांव में फैलती थी कि इस फलानी जगह पे नौकरी खाली है, तो कई 100 से भी ज्यादा लोग उस सिटी की तरफ जाने लगते थे जहां पे उनको पता चलता था यहाँ पर नौकरियां मिल रही है। तो जो पॉसिबिलिटी थी नौकरी जॉब मिलने की, जो पॉसिबिलिटी हुआ करती थी वो इस बात पे निर्भर करती थी कि जो लोग हैं, जो इंसान है कि क्या उसका कोई कनेक्शन है, क्या वो किसी रिलेशन में आ रहा है, क्या कोई कनेक्शन में ये कर लें कि अगर वो आपके रिश्तेदार हैं या आपके संपर्क में, आपके दोस्ताना में आ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो आपको नौकरी मिलना नामुमकिन है। Suppose if you had a relative or friends in a factory,
you were likely to get a job quickly. सपोज अगर आपका कोई रिलेटिव या आपका दोस्त किसी का फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आपको बड़ी आसानी से नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। पर लेकिन हर किसी के पास अपना सोशल नेटवर्क तो नहीं था। तो जो बहुत सारे जो जॉब सीकर थे उनको हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ता था। वो अपनी रातें ब्रिज के नीचे गुजारते थे या अपनी जो रातें थे वो कहीं शेल्टर लेकर गुजारते थे। कुछ लोग नाइट रेफ्यूजी में रहते थे जो कि कई प्राइवेट इंडिविजुअल जो लोग थे उनके द्वारा सेटअप किया गया था। कुछ लोग कैजुअल वार्ड में चले जाते हैं जिनको पुअर लॉ अथॉरिटी द्वारा मेंटेन किया जा रहा था। तो मतलब लोग जहाँ भी सुनते थे यहाँ नौकरी मिल रही है तो वो कई संख्या में उस जगह पे जाते थे नौकरी के लिए। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्री मेंट टू प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क। तो कई जो वर्क का जो नेचर था, कई कामों का जो नेचर था वो सीजन के ऊपर डिपेंड करता था। तो जिसकी वजह से क्या होता था, जो मजदूर थे उनको लंबे समय तक बिना काम के रहना पड़ता था। आफ्टर द बिजी सीजन वॉज ओवर द पुअर वेयर ऑन द स्ट्रीट अगेन। जैसे ही बिजी सीजन, सपोज किसी फैक्ट्री का बिजी सीजन खत्म हो जाता था तो जो उस फैक्ट्री में जो काम करने वाले जो लोग थे उनको फिर क्या बोलते स्ट्रीट में आ जाना पड़ता था, क्योंकि सीजन खत्म तो उनकी नौकरी चली जाती थी। तो वो क्या होता था, वो वापस स्ट्रीट पे आ जाते थे। कुछ वापस अपने गांव की तरफ चले जाते थे जब विंटर खत्म हो जाता, और जब डिमांड लेबर की होती थी तो वापस वो शहर में आके जॉब करने लगते थे। बट मोस्ट looked for odd job which till the midnight century were difficult to find। पर जो बहुत सारे जो लोग थे वो एक परमानेंट जॉब की तलाश में थे, यानी कि परमानेंट ऑड जॉब की तलाश में थे, जो कि मिड 19th सेंचुरी तक पॉसिबल नहीं था। बहुत ही डिफिकल्ट था इस तरीके के जॉब को पाना। Wages increased somewhat in the early 19th century। तो जो मेहताना था, मजदूरी थी, वो 19th सेंचुरी की शुरुआत में थोड़ी बहुत बढ़ी। पर but they tell us little about the welfare of workers। The average figure hide the variation between trade and the fluctuation from year to year। For instance, when price rose sharply during the prolonged Napoleonic War, the real value of what the worker earned fell significantly, since the wage could now buy fewer things। तो अर्ली 19th सेंचुरी में तो जो मजदूर थे उनको उनके वेलफेयर के बारे में जो जानकारी थी वो बहुत कम थी, ठीक है। तो जो वेरिएशन था ट्रेड और जो उनके वेजेस का जो फ्लक्चुएशन था सालों साल, वो छुपाया जाता था, ठीक है। क्यों छुपाया जाता था? फॉर इंस्टेंस, तो जब नेपोलियन वार हुआ था तो जो प्राइस थी वो बहुत ही शार्पली बढ़ चुकी थी, ठीक है। लेकिन जो रियल वैल्यू थी उन प्राइस की जो रियल वैल्यू थी, जितना वो वर्कर कमाते थे उससे कई गुना ज़्यादा महंगी थी। तो वर्कर अपने जो उनको मेहताना जो मिलता था उससे वो बहुत ही कम चीज़ खरीद पाते थे, ठीक। तो ज़्यादातर जो वर्कर की जो इनकम थी वो उनके वेज रेट पे अकेले ही उनके वेज रेट पे डिपेंड नहीं करती थी। What was also crucial was the period of employment। तो उनके जो वेज रेट था उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कौन से पीरियड में उनको नौकरी मिली है, वो रोजगारी मिली है। मतलब द नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क डिटरमाइन द एवरेज डेली इनकम ऑफ वर्कर्स। तो जितने दिन तक वो काम कर रहे हैं उतने दिन तक उनकी एवरेज डेली इनकम, वर्करों की एवरेज डेली इनकम को कैलकुलेट किया जाता था। एट द बेस्ट ऑफ टाइम इट टिल द मिड 19th सेंचुरी अबाउट 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन वे एक्सट्रीमली पुअर। तो मिड 19th सेंचुरी तक 10% जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत ही गरीब थी, ठीक है। फिर उसके बाद पीरियड आया इकोनॉमिक स्लम का, जैसे कि 1830s में
जो प्रपोर्शन था बेरोजगार का वो 35% से लेकर 75% के बीच में था कई रीजन में। ठीक। द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मेड वर्कर हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। तो जो बेरोजगारी थी, जो डर था बेरोजगारी का वर्करों के अंदर, तो उस डर ने जो नई टेक्नोलॉजी को, जो मार्केट में नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही थी उसके खिलाफ कर दिया उन वर्करों को, क्योंकि उसको उन वर्करों को इस बात का डर था कि अगर किसी तरीके की नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो वर्कर बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो इसलिए नई टेक्नोलॉजी के विरुद्ध खिलाफ खड़े हो गए थे। When the spinning jenny was introduced in the woolen industry, women who survived on hand spinning began attacking the new machine. तो ये किस्सा ऐसे हुआ जब स्पिनिंग जेनी को इंट्रोड्यूस किया गया था वुलन इंडस्ट्री में, तो जो वुमेन थी, जो औरतें थी, जो क्या बोलते हैं उस स्पिनिंग इंडस्ट्री में अपनी हैंड स्पिनिंग के दम पे सरवाइव कर रही थी, तो वो अब उन नई मशीनों पे अटैक करने लगी, उनको तोड़ने लगी, उनको खराब करने लगी। क्यों तोड़ने लगी, खराब करने लगी? वो इसलिए तोड़ने लगी, खराब करने लगी, कहीं ना कहीं इन औरतों के मन में ये था कि अगर ये स्पिनिंग जेनी, ये जो मशीन अगर इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उनकी नौकरी को खतरा है। तो वो इसी डर के मारे वो जो नई मशीनें थी उन पे हमला करने लगी। दिस कॉन्फ्लिक्ट ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनी कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग पीरियड। तो ये जो झगड़ा था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था जेनी को इंट्रोड्यूस करने का, ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा। ठीक। आफ्टर द 14th century, building activities intensified in the cities, opening up great opportunity for employment. तो 1840s के बाद कई तरीके की बिल्डिंग एक्टिविटी, बिल्डिंगें बनने लगी। तो जब ये बिल्डिंगें बनने लगी तो रोजगारी की जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका था रोजगारी का, वो भी खुल गया। जैसे रोडों को चौड़ा करना, नए रेलवे स्टेशन को बनाना, रेलवे लाइन फैलाना, टनल खोदना, ड्रेनेज बनाना, नाले बनाना, रिवर को इम्बाक करना। तो इससे क्या हुआ, कई जो नौकरी के जो कई बेरोजगारी के जो कई दरवाजे थे वो लोगों के लिए खुलने लगे। तो कई जो मजदूर थे वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में उनको नौकरी मिल गई ना। 1814 तक उनको ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में नौकरी मिल गई, और फिर ये जो रोजगारी थी वो दुगनी हो गई आने वाले 30 साल तक। और यहाँ पर हम ये खत्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।